आजकल के ज़माने में हम लोग कहते हैं कि 2 बच्चे काफ़ी हैं, मगर तीसरे बच्चे के लिए फ़ोर्स किया जाता है कि एक बेटा तो चाहिए ही चाहिए। जो रूढ़िवादी हैं, उसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, डॉक्टरों में भी हमने देखा है, और इंजीनियर हो, एमबीए हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पढ़ लिख गए इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ख़याल चेंज हो गए हैं। तो हाँ, जैसा आपने कहा कि मैंने बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा, वो उनकी बहुएँ आ रही हैं, परेशान हो रही हैं कि बेटा चाहिए, और फिर अब नया ट्रेंड चला है जिसमें कि हम लोग मेल एम्ब्रियो बच्चा बना के ही मेल डाल दें। अगेन इंडिया में तो लॉ ऑफ लैंड, तो पीएनडीटी एक्ट में आप नहीं कर सकते ये सब कुछ, लेकिन बाहर तो सब कुछ हो सकता है। और जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़, बड़े-बड़े अमीर लोग हैं, वो 20-25 लाख रुपए देकर दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, जहाँ की ये तो कभी बैन ही नहीं है। स्मोकिंग, अल्कोहल, लैपटॉप और स्ट्रेस की वजह से स्पर्म काउंट कम हो रहा है। तो पीसीओडी के चलते उन्हें थायराइड हो जाता है, डायबिटीज़, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़, और इस सब को मिला के पीसीओएस कह देते हैं। फर्टिलिटी भी कम हो गई, और सारी की सारी एक जो मॉर्बिडिटी, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डिजीज़ेज़ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा मेहरोत्रा और आज का स्पेशल शो बहुत ही ख़ास है। आज डॉक्टर के साथ बैठे हैं डॉक्टर अरुणा कालरा, जिन्होंने एक किताब लिखी है, अपने एक्सपीरियंसेस पे लिखी है, और उसका नाम है आई वॉन्ट बेबी बॉय। और ये बेबी बॉय हमारे समाज की बहुत बड़ी सच्चाई है कि हर किसी को एक बेटा चाहिए ही चाहिए। तो डॉक्टर कालरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी आपने किताब लिखी है। कैसा एक्सपीरियंस है आपका 30 सालों का, जब हर दूसरी फैमिली आके आपको कहती होगी कि मुझे एक बेटा चाहिए, उस समय आपको बीइंग अ लेडी कैसा फील होता है? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपका, जो आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर मैं ये स्प्रेड कर पा रही हूँ अपना एक, जो मैंने बुक लिखा, और उसका जो सोल है, जो सोशल कॉज जो है, वो मैं स्प्रेड कर पा रही हूँ जनता के सामने। तो इसमें जो आप कह रही हैं कि मुझे कैसा लगता है जब कोई पेशेंट या उसकी फैमिली आके पूछती है कि हमें बेटा चाहिए, और आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे आपके पास एक पहला बेटा हो जाए तो बहुत अच्छा है, मगर अगर एक बेटी है तो दूसरा बेटा ही होना चाहिए। बहुत बड़ा प्रेशर होता है लड़की के ऊपर, और अगर दूसरी भी बेटी हो गई तो आजकल के ज़माने में हम लोग कहते हैं कि 2 बच्चे काफ़ी हैं, मगर तीसरे बच्चे के लिए फ़ोर्स किया जाता है कि एक बेटा तो चाहिए ही चाहिए। ये पहले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, आज से बहुत साल पहले, तब एक यंग डॉक्टर होती थी मैं, 28 साल की, और तब मुझे ये बहुत ख़राब भी लगता था, और मैं उन पेशेंट्स को डांटती भी थी, और उन सासों को भी और माँओं को भी डांटती थी कि ये क्या बचपना है, या ये क्या पुराने रूढ़िवादी बात कर रहे हैं आप। हम भी तो लड़की हैं, हम भी तो डॉक्टर बन गए हैं, और हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, तो लड़कियाँ तो आजकल बहुत पढ़ रही हैं, लड़कों से भी आगे जा रही हैं, तो आप ये क्यों कह रही हैं कि आपको लड़का ही चाहिए है, और आपकी बेटी आपका ज़्यादा ध्यान रखती है, आपको भी पता है। मगर वो शुरू के कुछ सालों में जब सिखाया, लेकिन ये बाद में समझ में आया मुझे प्रैक्टिस करते करते कि उनको सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं था। पहली बात, वो एजुकेटेड नहीं थे। दूसरी बात, वो उस ऑर्थोडॉक्स एनवायरनमेंट में रहते थे जहाँ की सारे ही रूढ़िवादी थे, उनके सास की सास और माँ। और बात ये थी कि क्योंकि वो कमा नहीं रही थी, तो वो डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड्स पर। उनको अपनी बेटियों के लिए दहेज भी जोड़ना था, और बेटियों को पढ़ाने की भी उनके लिए वो नहीं था कि पढ़ाना ज़रूरी है। तो सिर्फ एक ही था कि बेटी हुई, उसको थोड़ा बहुत पढ़ाया, फिर शादी करके घर जाएगी, वहाँ घर बसाएगी। वहाँ पर बेटी जा रही है तो वहाँ पर भी उसकी खुद की कोई लाइफ नहीं है, खाना बनाएगी और डिपेंडेंट हो जाएगी पति पर। तो ये एक डिपेंडेंसी जो चली आ रही थी, उनके दिमाग में ये बात ही नहीं समझ में आ रही थी कि उनके हिसाब से लड़का भाई है, बाप है या हस्बैंड है, वही केयर टेकर है, तो आपको लड़का तो चाहिए ही टू टेक केयर ऑफ़ यू। लेकिन अब जब बहुत चीज़ें बदल गई हैं, जब आप 28 साल की थी, अब आपने एक पूरा पीरियड देख लिया है, क्या कुछ चीज़ें बदली हैं अभी तक? क्योंकि किताब तो आपने अभी लिखी है और आज भी आपने उसकी हेडिंग यही दी, आई वॉन्ट अ बॉय।
ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, हर तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं, तो क्या अभी भी लोगों में है कि, और आपने एक लाइन और बोली कि रूढ़िवादी लोग थे, लेकिन मैंने देखा अपने एक्सपीरियंसेस में कि पढ़े लिखे घरों में भी बेटे की चाह खत्म नहीं हो रही है। वैसा कोई एक्सपीरियंस हो जो बहुत पढ़ी लिखी आई हो लेडी और कहे कि मुझे तो बेटा ही चाहिए, और उस समय आप कह रही हो फिर तुम मेरे पास क्यों आई, किसी मेल गायनी के पास जाओ। ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हुए आपके साथ? जो रूढ़िवादी हैं उसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, डॉक्टरों में भी हमने देखा है, और इंजीनियर हो, एमबीए हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पढ़ लिख गए इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ख़याल चेंज हो गए हैं। तो हाँ, जैसा आपने कहा कि मैंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा, वो उनकी बहुएँ आ रही हैं, परेशान हो रही हैं कि बेटा चाहिए। और जब हमने शुरू किया था प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस में आए, गवर्नमेंट से प्राइवेट में आए, तब ये होता था कि एक मेथड होता है IUI, उसमें आप मेल स्पर्म सेलेक्ट कराकर अपनी बॉडी में डलवा लीजिए। ये एक ट्रेंड चला था बहुत टाइम, जब हम अपनी सीनियर रेजिडेंसी कर रहे थे। काफ़ी महंगा होता था मेल स्पर्म्स को अलग करके और फिर IUI करना, और इलीगली हो भी रहा था। फिर अब नया ट्रेंड चला है जिसमें कि हम लोग मेल एम्ब्रियो, बच्चा बना के ही मेल डाल दें। अगेन इंडिया में तो लॉ ऑफ लैंड, तो PNDT एक्ट में आप नहीं कर सकते ये सब कुछ, लेकिन बाहर तो सब कुछ हो सकता है। और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो 20-25 लाख रुपए देकर दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं जहाँ की ये तो कभी बैन ही नहीं है। आप मेल एम्ब्रियो करा लीजिए ट्रांसफ़र, आप पता करा लीजिए अल्ट्रासाउंड में की है, और फिर आके कहीं भी इलीगल तरीके से अबॉर्शन करा लीजिए। तो अब ये, क्योंकि हम इंटरनेशनली, आप सोचिए कई ऐसी स्टेट्स हैं US, UK और सारी कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ की इंडियन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट मोर देन 40% है बिल्कुल, ऑफ वन सिटी और वन स्टेट। और वहाँ पर भी वो ये ले गए हैं, ये गंदगी, ये सेक्स डिटर्मिनेशन। वहाँ पे मैंने सुना है कि अमेरिका वगैरह में तो बच्चे बता दिए जाते हैं कि हाँ, लड़का है या लड़की है, इंडियंस को बता दिया जाएगा तो हाँ, फिर वो वही करने लगेंगे ना। अब वो तो इंडियंस को भी बता रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये डजंट मैटर, आपकी लड़की है लड़का है, आप खुशी मनाइए, कुछ भी है। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ जाके, हमारे पास बहुत पैसा है, हम लोग ने बहुत पैसा कमा लिया, अब हम IVF सेंटर जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमें अब बेटा ही एम्ब्रियो डालिए। उन्हें ये अभी तक ये उन लोगों को डाउट नहीं हो रहा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो अब हम यही चीज़ वहाँ पर करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है, तो हम मेल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा रहे हैं, यहाँ से भी वहाँ जाके करा रहे हैं। तो क्या इंडिया में इस तरह की चीज़ें अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आ गई हैं कि मेल एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट कर रहे हों और उसको इंजेक्ट कर रहे हों लेडीज़ में? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे यहाँ PCPNDT एक्ट है, जो कि जिसके तहत हम लोग कर नहीं सकते। तो इल्लीगली, जैसे आपने अभी एक्सप्रेशन दिया, जैसा आपने एक्सप्रेशन दिया, तो ये नहीं कहूँगी कि इल्लीगली नहीं हो रहा होगा, ठीक है, मगर अगर हो रहा है तो गलत है, लॉ के अगेंस्ट है। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे तक आने से पहले ना मार्केट में या पूरी सोसाइटी में बहुत स्प्रेड हो चुकी होती हैं, चाहे वो सोनोग्राफी से देवी माँ आई हैं कि ऐश्वर्या राय आ रही हैं कि अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें करते हुए बीच में तो ये भी आया था कि जो भी IVF के थ्रू बच्चे करवा रहे हैं, वो मतलब कस्टमाइज्ड बच्चे चाह रहे हैं कि मुझे ऐश्वर्या राय जैसी नीली आंखें चाहिए, चिकनी सी स्किन चाहिए, बेटा मुझे ऐसा होना चाहिए जो बड़ा हो के इतना हैंडसम दिखे। तो ये सब इसी सोसाइटी की देन है। तो ये तो मैं आपकी मान रही हूँ कि मेल एम्ब्रॉय को ले रहे होंगे, लेकिन इंडिया में मतलब अगर आप इलीगल है ये भी मान लेती हूँ, लेकिन वो किस लेवल पे हो रहा होगा? क्या दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा या फिर साउथ? 2 इंसिडेंसेस बताती हूँ मैं आपको। जी। लेवल तो मुझे नहीं पता है ना, स्टैट्स तो मुझे नहीं पता। तो एक इंसिडेंस ये है कि PCPNDT एक्ट वगैरह सब जगह है, तो हम लोग NGOs हैं बहुत सारी, तो जब ये बुक का रिसर्च कर रही थी मैं, तब मैं एक NGO से जाके मिली, जहाँ मुझे पता चला कि वो एक IVF सेंटर गई और वहाँ पर कुछ रिसर्च करने के लिए गई, और जो सेंटर की जो भी ओनर थी हैं, जो वो काफ़ी डायमंड्स वगैरह पहन के बैठी थी। तो ये मुझे NGO की जो हेड थी उन्होंने बताया कि आई वाज सिटिंग, और मुझे काफ़ी देर वेट कराया, और जब मेरा बारी आया
तो आई वॉज लिटिल एंग्री, अनॉयड थी और उनकी तरफ देख रही थी गुस्से से कि मुझे इतना देर 4-5 घंटे वेट कराया। तो उन्होंने मेरा गुस्सा भांपा नहीं और उन्हें ये लगा, उनका क्या रिएक्शन था, ये था कि इस तरीके से मत देखिए मेरे डायमंड्स को, ये कोई बेटा करा करा के नहीं खरीदे गए हैं। तो उन्होंने कहा तो मैंने तो बोला ही नहीं आपको हाँ, कुछ, हाँ, मैं तो हाँ, इस 4 घंटे क्योंकि वेट करी थी सिर्फ इसीलिए। तो एक तो ये इंसिडेंस है कि आप सोचिए कि कहीं ना कहीं उनके ख्याल में ऐसा होगा तो उन्होंने बोला। दूसरी चीज़ ये है कि क्या कितना फैला हुआ है ये व्यापार। तो एक और एनजीओज ने जब रेड करना चाहा, तो जब रेड करने के लिए वो अपने मतलब बिना बताए ही जाते हैं, तो वहाँ पहुँचे, बस से उतरे और पूछा कि हमें, मैं ये प्रेग्नेंट है मेरी बहू और मुझे पता करना है कि क्या है। तो वहाँ पर बस वाला, ऑटो वाला, उन सबको पता था कि कहाँ लेके जाना है, क्योंकि उनके कमीशन बने होते हैं। तो वहाँ से ही वो उसी सेंटर पर लेके गए। फिर उस सेंटर के साथ उनका, दूसरे सेंटर के साथ उनका ये कमीशन होता है कि अगर बेटी बता दी तो फिर वो बाहर क्या बताया आपको, बेटी है तो चलिए दूसरे सेंटर में लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी कमीशन है अबॉर्शन कराने का। तो ये इस तरीके का है, मतलब पूरा का पूरा बिजनेस है, पूरा इसमें कोई, नेटवर्क नेटवर्क चल रहा है। हाँ। लेकिन आप एक जगह पे अपनी, मतलब इस पूरी किताब में एक जगह पे लिखती हैं कि एक गिल्ट है आपके अंदर जो कभी नहीं गया। वो हाँ। गिल्ट जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो देखिए, ये शुरू में जैसे होता है कि मैंने आपसे कहा कि पहले मैं डांटती थी, समझाती थी कि क्या कर रही हैं आप, ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटियों को भी पढ़ने का अधिकार है, बढ़ने का अधिकार है, और बेटा बेटा मत करिए। लेकिन फिर वही होता है कि जब आप खुद शादी होती है और खुद आपकी पहली बिटिया हुई, तो फिर रियलाइजेशन हुआ कि जिन लोगों को मैं समझा रही थी वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो तो बहुत गरीब थे, वो तो अपने घर में वैसे भी उनकी कोई भी वक़्त नहीं थी, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। तो मैं एजुकेटेड होने के बावजूद, कमाने के बावजूद ये फेस कर रही थी कि बेटी होने पर खुशी नहीं मनाई गई, या बेटे की चाह थी कि नहीं अब बेटा ही होना चाहिए। और फिर मैंने अपने साथ अपनी दोस्तों को भी देखा जो कि मल्टी मिलियनेयर हैं और काफ़ी जायदाद वगैरह है, फिर भी उनको बहुत बार अबॉर्शन करा रही हैं, और उसके बाद जाके, तो ये जब सारा कुछ देख रही थी तो फिर मैं एक तरीके से, ये बहुत बुरा लगता है मुझे कहना कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया ये बात कि ये चेंज नहीं हो सकता और कर भी नहीं सकते। तो फिर उनको समझाने की बजाय मैं उनकी बहन बन गई, उनकी साथी बन गई, उनके साथ उनका दुख बिटाने लगी। अब अगर कोई मुझे आके कहता है तो मैं उसको कुछ नहीं सिखाती, ना उसको कुछ बोलती, मैं सिर्फ सुन लेती हूँ उसकी बात और फिर कहती हूँ जैसा आपको अच्छा लगे करिए, क्योंकि आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, है ना, वी डोंट डू एनीथिंग। बट हम उनको कोई पुलिस में तो नहीं दे देंगे कि ये लड़का चाहते हैं। ऐसे ही एक बार हमने सोचा, मतलब ऐसे डॉक्टर्स बैठे हुए थे, तो हमने कहा कि जब पीसीपीएनडीटी एक्ट में ऐसा है कि आप लड़का लड़की नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ अ क्राइम। तो जब हमने अल्ट्रासाउंड किया, एक दिन में 10 अल्ट्रासाउंड किए और 6 लड़कियां निकली और 4 लड़के निकले। हमने बताया तो नहीं किसी को, लेकिन अगर हम बता दें, अगर ये एक्ट उल्टा हो जाए कि मैं बता दूं कि आपकी लड़की है और इसका लड़का है, और फिर गवर्नमेंट ट्रैक करे कि वो लड़की जनी उसने कि नहीं जनी, बीच में तो नहीं खराब हो गई अबॉर्शन, तो वो फैमिली ने मारी लड़की, डॉक्टर ने तो नहीं मारी, डॉक्टर ने तो एक खुशी की खबर बताई कि आपकी बेटी है कि बेटा है, मगर हमें वहाँ पर ही रोकना पड़ रहा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन करिए ही मत, क्योंकि हम उनको तो ट्रैक नहीं कर पाएंगे। उन 6 लोगों को ही अनाथालय में फिर मिलती हैं या मार दी जाती हैं पैदा होते ही, हाँ, नालियों में मिलती हैं। तो अब क्या किया जाए? वही तो, अगर हम इस तरीके का ट्रैक करें कि गवर्नमेंट से कहें कि उन लोग, हम बता देते हैं 6, उन लोगों को ट्रैक करिए ना जो अपनी बेटियों को मार रहे हैं या अबैंडन कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं करते? डॉक्टर की क्या गलती है? नया रिसर्च अगर हम लोग देखें जो 21-22 का आया है, गवर्नमेंट का रिसर्च है, उसमें है कि लड़कियां अब फीमेल जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं पर 1000 बॉयज़। आपका अब का क्या एक्सपीरियंस है? क्या अभी भी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं? चेंज तो आया है, ठीक है, धीरे धीरे आ रहा है। यंग बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको मोस्टली बेटी ही चाहिए, 2 बेटी हो जाती हैं तो और भी खुश होते हैं। लेकिन जो अपने जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, जो अपने पेरेंट्स के और पेरेंट्स इन लॉ के साथ रह रहे हैं, उन पर अभी थोड़ा इम्प्रेशन,
क्योंकि वो हर वक्त प्रेशर है कि नहीं बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, तो उनका अभी भी है। जो पॉपुलेशन इस वक्त मैं केटर कर रही हूँ, क्योंकि जब ये बुक लिखी थी ये तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रही थी और थोड़ा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस था, मगर बहुत लंबा टाइम ये बुक में जो स्टोरीज़ हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के और गरीब पेशेंट्स की हैं, और कुछ टाइम का 8 महीने का मेरा एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट का है। बट अब जहाँ मैं हूँ वहाँ पे बहुत ही एलीट क्लास आता है, और एलीट क्लास में जो न्यूक्लियर फैमिली में जो दोनों बच्चे, दोनों लड़का लड़की दोनों पढ़े लिखे हैं, दे आर ओके विद वॉट एवर, है ना, लड़की लड़का, इनफैक्ट दे आर हैप्पी विद डॉटर। मगर अनदर बिजनेस क्लास और फैमिलीज जो कि जॉइंट फैमिली में है, उन पे अभी भी प्रेशर बहुत है। तो वही लोग हैं जो कि जा रहे हैं अब्रॉड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराने, या वो परेशान हो रहे हैं कि क्या किया जाए उसके लिए। एक फिल्म आई थी विकी डोनर, उसके बाद एक बड़ा बदलाव दिखा, और आपने भी लिखा है कि फादर इन लॉ एज अ स्पर्म डोनर। ये बड़ा ही मतलब मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे दर्शक अभी सुन रहे देख रहे होंगे, बहुत ही आपको नहीं लगता कि अलग सी चीज़ है? क्योंकि अगर फादर इन लॉ का स्पर्म ले रहे हैं, तो अगर हमारी सोसाइटी अगर देखा जाए तो वो भाई अपने देवर को जन्म देने जा रही है, खुद ही वो औरत, अगर हम ऐसा कहें तो ऐसे कितने केसेस आते हैं, और इस तरह की डिमांड कैसे आई आपके पास, और आपने उस समय कैसे रिएक्ट किया? हाँ, क्योंकि ये बहुत ही एक अजीब सा केस था, मतलब ऐसे बहुत नहीं आते, मगर ये इसमें आपने पढ़ा होगा कि बेटा बीमार था और उसको कुछ ब्रेन से रिलेटेड बचपन से बीमारी थी, तो वो उसकी शादी कर दी गई थी एक गरीब लड़की से, मगर वो ही वॉज नॉट मतलब फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप था बच्चा। तो माँ ने ये कहा मुझसे कि मैं थक गई हूँ इसको पाल पाल के, अब इसका सूसू पोटी खाना खिलाना, 28 साल का लड़का है, तो मुझे अब मुझे आराम चाहिए, तो मैं ये बहू लेके आ गई हूँ। तो इसका मतलब वो एक 18 साल की लड़की या 19 साल की लड़की से ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो अपना पूरा जवानी छोड़कर उस लड़के को पाले, अब उसका सुसु पोटी और खाना वाना खिलाए उस 28 साल के, क्योंकि माँ थक गई है वो करके। और अब क्यों कि वो लड़की को क्यों अब उसको समझ में आ जाएगा कि लड़का तो सेक्स भी नहीं कर सकता और बच्चा भी नहीं हो सकता, तो मैं क्यों इस थोड़े दिनों बाद तो वो बच्चा बड़ा होगी, बड़ी तो समझ में आएगा, तो वो कहीं छोड़ के ना चली जाए। तो वो छोड़ के ना चली जाए, हस्बैंड उसका सेक्स कर नहीं सकता, उससे बच्चा हो नहीं सकता, तो हमें ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे हस्बैंड के स्पर्म, मतलब इसके ससुर के स्पर्म आर्टिफिशियली डाल के इसको बच्चा करा दीजिए, जिससे कि इसका भी रहे एग और हमारे ख़ानदान का भी रहे। अगर किसी और का स्पर्म डाल दिया तो ये तो इसी का बच्चा हो जाएगा और ये बच्चा लेके भी भाग जाएगी, क्योंकि इसका कुछ कनेक्शन तो होगा नहीं हमारी फैमिली से। तो ये बहुत ही एक अजीब तरीके की रिक्वेस्ट थी उनकी, जो कि अगेन मैंने कहा कि अब इस उम्र में आते आते प्रैक्टिस में आप इतना कुछ देख चुके होते हो कि जब ऐसी कोई आती है तो हम सिर्फ सुनते हैं और फिर इसमें लिख दिया। मगर बड़ी ही अजीब बात थी, मैंने सिर्फ सुना और मैंने सिर्फ माफ़ी मांग दी हाथ जोड़ के कि देखिए ये नहीं हो पाएगा। मगर मैं फिर घर आकर ये पेन डाउन इसलिए करना पड़ता है कि उस लड़की की क्या ज़िंदगी है, मुझे ये थोड़ा दुख हो रहा था। और कितना ज़्यादा लोग किसी को पकड़ के रखने के लिए क्या से क्या तक सोच सकते हैं कि ह्यूमन। लेकिन वो जो फैमिली, अगर मैं आपसे बात करूं तो वो फैमिली कैसी थी? क्या बहुत एजुकेटेड थी या अमीर थे? बहुत अमीर लोग थे। देखिए अमीर थे तभी वो एक सुंदर गरीब लड़की को उनको कहा कि भाई शादी, वो उसने मान भी लिया शादी करने को कि पैसे वाले लोग होंगे। और हाँ शायद, क्योंकि 18 साल के, अगर ये आप 5 साल पहले की भी कहानी अगर बता रही हैं, तो सोसाइटी बहुत आगे बढ़ चुकी है और 18 साल की लड़की बहुत समझदार होगी, उसने बहुत सोच के ही ये कदम भी उठाया कुछ तो हुआ होगा जो फैमिली में उसकी कुछ परेशानी तो रही होगी। एक जगह पे आप इनफर्टिलिटी की बात कर रही हैं और उसमें भी स्पेशली मेल फैक्टर की बात कर रही हैं। वो बहुत ही, जब मैं पढ़ रही थी तो वो थोड़ा अलग हटके था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। महिलाओं को लोग दोष दे दिया करते थे शुरुआत में, लेकिन प्रॉब्लम स्पर्म काउंट वगैरह में भी होती थी। वो वाली सिचुएशन आपको कितनी देखने को मिलती है, और क्या अभी भी महिलाओं को दोष देते हैं, या आके स्पेशली बॉयज़ कहते हैं कि हाँ
हमारा भी चेक कीजिए, हमारा भी चेकअप कीजिए, हो सकता है हमारे में प्रॉब्लम हो, गर्ल में प्रॉब्लम ना हो। और इसी के साथ एक सवाल और जोड़ूंगी कि क्या सचमुच सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, लैपटॉप को लैप पे रख के काम करना, घंटों तक बैठे रहना, ये सारी चीज़ें, और स्ट्रेस सबसे बड़ी बात है, वो क्या मेल फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट कर रही हैं? तो जो आपके 2 सवाल हैं, जी। एक ये जो इस स्टोरी में है, जिसमें कि ये औरत मेरे पास आई है पेशेंट, और बहुत धीरे से कहा कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा, तो आप प्लीज़ हेल्प करिए मुझे। और जब मैंने उसके फटे पुराने कागज़ ठीक से देखे सारे, तो उसकी सारी रिपोर्ट्स ठीक थी। उसने बड़े पेनफुल टेस्ट करा रखे थे अपने, ट्यूब का टेस्ट, फ़लोपियन ट्यूब का टेस्ट, HSG, और कई बार करा रखा था। तो फिर मैंने जब उसमें से एक पुराना सा पर्चा जिसमें लिखा था कि स्पर्म ही नहीं है हस्बैंड को, तो मैंने कहा आप ये क्यों करा रही हैं आप इतने सारे टेस्ट? हर बार तो डॉक्टर ने आपको बताया कि आप बिल्कुल ठीक हैं, और यहाँ स्पर्म वाला आप दिखा ही नहीं रही हैं, आपके हस्बैंड में स्पर्म है ही नहीं, तो आप तो कंसीव कर ही नहीं सकते, चाहे आपको 12 साल 15 साल कितना भी साल हो जाए। तो और इसका इलाज तो बहुत आसान है, आपको डोनर स्पर्म से सिंपली आपकी बिल्कुल अच्छे से एग बन रहे हैं, ट्यूब, यूट्रस सब ठीक है, एक डोनर स्पर्म लेते हैं, आपको प्रेग्नेंट कर देते हैं, उसमें क्या परेशानी है? तो बोली नहीं, मेरे चाहिए हस्बैंड तो ने नहीं, मेरे हस्बैंड मान ही नहीं रहे हैं कि उनको नहीं है स्पर्म, और उनकी फैमिली कह रही है कि क्योंकि ये लड़की बांझ है तो इसकी दूसरी शादी कराएंगे लड़के की। तो मैंने कहा वो दूसरी शादी भी करा लेंगे तो भी बच्चा तो हो नहीं सकता उसको। तो लेकिन अभी क्या करें, क्योंकि मैं तो वहाँ नौकरानी की तरह रह रही हूँ, मुझसे काम करा रहे हैं और बाँझ-बाँझ कह रहे हैं, और वो जो स्पर्म काउंट नहीं है, कीटाणु नहीं है, वो कोई मान ही नहीं रहा, और हस्बैंड भी नहीं मान रहे और दूसरी शादी को तैयार हैं। तो आप सोचिए, वो मुझे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी कि आप किसी तरीके से मेरे पेट में बच्चा डाल दें, तो मेरी वहाँ फैमिली में एक इज़्ज़त बन जाएगी, और मेरी मतलब मुझे दुत्कार के निकाल नहीं देंगे, दूसरी शादी नहीं करेंगे। वो यंग लड़की आएगी, वो कुछ दिन उससे मज़े करेगा, कुछ साल 10 साल उसमें भी नहीं होगा, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसके लिए वो कंटिन्यू में चीज़ें चलती चली चलती जाएंगी, और चली फिर जाएंगी, हर बार इसको बाहर लड़की को ही निकाल दोष देंगे। दिया जाएगा। हाँ, इसको बाहर निकाल देंगे। और जो दूसरा सवाल आपका है वो ये था कि क्या स्मोकिंग, अल्कोहल, लैपटॉप और स्ट्रेस की वजह से स्पर्म काउंट कम हो रहा है? तो ये जब मैं अभी अपने पेशेंट से कहती हूँ जिनका कि एक्चुअली स्पर्म काउंट कम आया है, मोटिलिटी कम है, मोर्फोलॉजी कम है, और उनसे कहा जाता है कि देखिए स्मोकिंग छोड़िए, आजकल तो बच्चे वीड कर रहे हैं और भी बहुत कुछ, हुक्का ले रहे हैं, और सारा टाइम लैपटॉप रहता है, या इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, आपको सोने को टाइम नहीं मिलता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम कॉर्पोरेट स्ट्रेस रहता है आपको। मोर ओवर यू डोंट हैव टाइम फॉर सेक्स, मतलब सेक्स के लिए भी टाइम नहीं है, वो उसका भी एक अलग ही कहानी है। तो जब उनसे कहा जाता है कि देखिए स्मोकिंग छोड़ना है, पढ़े लिखे लोग समझते हैं इस बात को, कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि इतने लोग तो स्मोक करते हैं, गाँवों में इतने लोग तो बीड़ी पीते हैं, फिर भी उनके हो जाते हैं। तो उनको ये कहना पड़ता है कि देखिए कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो बिल्कुल सात्विक जीवन जी रहा था, फिर भी कैंसर हो गया, तो वो इस बात को तो नहीं कह सकते हम। हर एक स्मोकिंग करने वाले को इनफर्टिलिटी होगी, मगर स्मोकिंग से जैसे स्पर्म काउंट कम होता है, वैसे एग काउंट भी कम हो रहा है लड़कियों के। हाँ, और लड़कियां भी बहुत स्मोक कर रही हैं आजकल, और एग काउंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इतनी जल्दी कि 35 की उम्र में उनके एग्स जो है ख़त्म हो जा रहे हैं। तो बिल्कुल अफेक्ट करता है ये, कैंसर तो करता ही करता है, फर्टिलिटी को भी। मानना ज़रूरी है कि आप अगर स्ट्रेस करते हैं, अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे और बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है और लैपटॉप और फ़ोन वहाँ पर है, तो काउंट कम होगा। बट यू कैन नॉट कंपेयर कि उसका तो हो गया, वो भी बहुत स्मोकिंग करता है, किसी को बहुत अफेक्ट करता है, वही चीज़ किसी को नहीं करता है। लड़कियों में भी मेनोपॉज जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और बहुत कम एज में बढ़ रहा है, मतलब 30 प्लस होते होते उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जा रही हैं। वो कितना इफ़ेक्ट कर रहा है प्रेगनेंसी में, और वो कितना इफ़ेक्ट कर रहा है कंसीविंग में, और क्या उसमें भी यही स्ट्रेस और स्मोकिंग और एक्सरसाइज ना करना, एक थायराइड भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें आपको कितनी देखने को मिलती हैं आपके डेली प्रैक्टिस में, और क्या इसका इफ़ेक्ट प्रेगनेंसी में भी आ रहा है? बिल्कुल, मतलब डेली प्रैक्टिस में तो इतना बढ़ गया है कि स्मोकिंग, स्ट्रेस और गलत खाना खाना और एक्सरसाइज ना करने की वजह से पीसीओडी बहुत बढ़ गया है। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ सिंड्रोम, जिसको पीसीओडी या पीसीओएस कहते हैं, वो, और जब
आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है तो आपके एग्स जो हैं कम होते जाते हैं, या ओवरीज में सूजन आ जाती है, बल्की हो जाती हैं, एग बाहर नहीं निकल रहे हैं, और आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन बॉडी में बढ़ जाता है। अभी टेस्टोस्टेरोन इज़ अ मेल हार्मोन, वो कैसे फर्टिलिटी करने देगा आपको, वो बच्चा नहीं होने देगा, और उसके चलते आपका पेट के ऊपर फैट बढ़ जाता है, क्योंकि देखा जाए तो मेल्स को पेट पे फैट आता है और गर्ल्स को थाइस पर या ब्रेस्ट पर आता है। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है तो आपके पेट पर भी फैट आ जाता है, आपकी चिन हेयर आ जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, और जो स्कैल्प हेयर है वो थिन होना शुरू हो जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। ये सारे ही चीज़ें स्मोकिंग, अनहेल्दी डाइट, नो एक्सरसाइज, टू मच ऑफ स्ट्रेस, स्लीप प्रॉपर नहीं करना, इन सब की वजह से हो रहा है। तो पीसीओडी के चलते उन्हें थायराइड हो जाता है, डायबिटीज़, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़, और इस सब को मिला के पीसीओएस कह देते हैं। फर्टिलिटी भी कम हो गई, और सारी की सारी एक जो मॉर्बिडिटी, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डिजीज़ेज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक आप ये भी कर रही हैं, लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन भी हैं आप। रोबोटिक सर्जन तो बहुत ही मतलब बहुत रिसेंटली रोबोट आया है। ये प्रेगनेंसी में और इसमें कितना हेल्पफुल है, मतलब जब आप सर्जन एज अ सर्जन आप गायनी ऑपरेट कर रही होती है, तो क्या ये हेल्पफुल है या आप कुछ और भी? तो रोबोटिक सर्जन या मिनिमली इन्वेजिव जो सर्जरी है उसमें क्या होता है, रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जब हम स्कोप अंदर डालकर पेट में बहुत ही छोटे से एक स्कार से 1 सेंटीमीटर स्कार से कैमरा डालते हैं, कैमरा से हमें 10 गुना जो इमेज है वो बढ़ जाती है। तो अब जैसे अगर आप इस कपड़े का रेशा तो नहीं देख पा रही हैं, लेकिन अगर मैं इसमें 10 गुना बढ़ा दूं तो एक रेशा दिख रहा है मुझे। तो ऐसे जब मैं अंदर जाती हूँ तो मुझे एक बड़ा ऑर्गन का एक रेशा दिख रहा है कि ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ऐसा। तो आप एक फाइबर देख पा रही हैं। तो वो जो 10 गुना इमेज है उसके चलते, और जो बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट है जो कि पूरा ऐसे रोटेट हो रहा है, आप पूरा हाथ भी नहीं लेके गए। जैसे पहले तो पेट काट के करते थे सर्जरी, तो हाथ से करते थे, तो आप हाथ पूरी तरीके से घुमाते थे, लेकिन अब पेट भी नहीं कटा और आपके छोटे इंस्ट्रूमेंट से आपने पूरी सर्जरी कर दी। अब क्योंकि ब्लड वेसल नर्व दिखाई दे रही है तो आप उसको काट ही नहीं रहे हैं, आप उसको साइड पर कर दे रहे हैं और आपने पूरी की पूरी बीमारी निकाल ली उस तरीके से। तो फ़ायदा जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट और रोबोटिक कैमरा का है उसमें यह है कि ब्लड लॉस नहीं होता, पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि कट कहाँ लगे हैं, वो आराम से सर्जरी करी, शाम को उठ के खाया पिया घर गया। प्रेगनेंसी में उसका क्या है, ये जो रोबोटिक सर्जरी है मोस्टली गायनी में हम बड़े बड़े ट्यूमर निकालने में, ओवरी में ट्यूमर है, बच्चेदानी में फाइब्रॉइड है, उसके लिए है। लेकिन जो अभी हमने किया वो कुछ पेशेंट्स का, जिसमें कि एक औरत बार बार डिलीवर कर रही थी 6-7 बार, और हर बार उसका चौथे और 5वें महीने पे बच्चा गिर जा रहा था। अच्छा। और 400-500 ग्राम का बच्चा बिल्कुल ठीक था, लेकिन 500 ग्राम का बच्चा तो बचेगा नहीं, नर्सरी में रख देंगे तब भी नहीं बचेगा। और हर एक जगह उसके बच्चादानी के मुंह पे एक टाँका लगाकर कोशिश की गई कि उसको बच्चादानी स्ट्रॉन्ग हो जाए और 9 महीने तक वो बच्चा कैरी कर पाए, मगर वो टाँका लगा के उसके बच्चादानी का मुंह बिल्कुल फट गया और वहाँ कुछ बचा ही नहीं करने को। तो फिर मैंने रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरा के ज़रिए, रोबोटिक सर्जरी के ज़रिए अंदर गई और जो बच्चादानी के काफ़ी ऊपर जाके यहाँ अंदर से ही टाँका लगा दिया जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी। और वैसे जब एक और पेशेंट का उसके बाद, मतलब काफ़ी पेशेंट्स का हम करते हैं अब, 16 हफ्ते पर भी लगाया है, जिसका कि लग रहा था कि बच्चादानी का मुँह खुलने वाला है, तो वही रोबोटिक वाला ऊपर लगा दिया। अब नीचे अगर लगाते हैं तो वो बच्चादानी का मुंह कई बार फट जाता है और आगे फिर नहीं कैरी कर पाती, खोलना पड़ता है। मगर ये पूरा 9 महीना हो गया उसको, 6 बच्चे ख़राब हो चुके थे उसके, और अभी मतलब 1.5 महीना तो 2.25 महीने हुए हैं कि उसने अभी एक बिटिया को जन्म दिया है। और अब क्योंकि वो है भी अरब से, तो उनको बहुत सारे बच्चे चाहिए होते हैं, तो अब वो इतनी खुश है कि वो कितने भी कर सकती है, क्योंकि वो टाँका तो इतना मजबूत है। भगवान हो गई उसके लिए। हाँ, हम लोग क्या भगवान कहते हैं, उनके यहाँ तो अल्लाह। हाँ, तो वो एक बहुत मतलब बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उसे लग रहा था कि उसकी माँ मतलब इतना बार बार धन्यवाद कर रही है कि मेरी बच्ची को, जो 6 बार बच्चा ख़राब हो चुका है, वो अब उसका बच्चा हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जिनका कि 12वें हफ्ते में, 3रे 4थे महीने में बच्चादानी का मुँह खुल जाता है, नीचे से ना लगा के स्टिच आप ऊपर से अगर लगा दें तो बेड रेस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती है और आपका
पूरी प्रेगनेंसी अच्छे से और निकल बच्चा जाती भी मतलब वो माँ हाँ। जो बच्चे की चाह में है, हाँ उस परिवार को भी बच्चा मिल जाता है। और लेप्रोस्कोपिक का क्या है? हाँ, तो लैप्रोस्कोपी पहले हम लोग लैप्रोस्कोपी करते थे। जी। लैप्रोस्कोपी में जो विजन होता है वो 10 गुना नहीं होता है और उतना अच्छा कैमरा नहीं होता जितना रोबोटिक कैमरा होता है। और लैप्रोस्कोपी के जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ ऐसे 2 डायरेक्शन में मूव करते हैं। रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट सारी डायरेक्शन 360 डिग्री करते हैं। तो अभी तक बहुत सालों तक हम लैप्रोस्कोपी कर रहे थे, मगर अब जब से रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट आए हैं तो अब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो पेशेंट्स को ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि उसे, जैसे मैंने कहा कि ना एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत पड़ी, ना मेडिसिन, ना दर्द की दवा, और सुबह ऑपरेशन करो, कितने बड़े से बड़े ट्यूमर का ऑपरेशन कराइए और शाम तक आप घर जा रही हैं, आपको पता ही नहीं कट कहाँ लगा था। सो ये बहुत एडवांसमेंट है मेडिसिन में। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अरुणा कालरा, जो हमें बता रही थी कि किस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई है, और प्लस पेरेंट्स जो न्यू जनरेशन है वो बेटियों को एक्सेप्ट करने लगी है। लेकिन उन्होंने ये बताना नहीं भूला है कि आज भी कहीं ना कहीं लड़के की चाह बनी हुई है और वो अपने परिवार में एक लड़का चाहते हैं। आप इसको कैसे बदलेंगे ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए India.com। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।